हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। वो क्या है? देखो, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, रेगुलर बनाता हूँ, तो मैं एक पैटर्न नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको हो गया आईटी कंपनीज, उसके अलावा आपको हो गया बैंक सेक्टर, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक। उसके अलावा अगर कुछ मैं बोलूँ तो जैसे ज्वेलरी वाली कंपनी हो गई, हॉस्पिटल वाली कंपनी हो गई, एंड उसके अलावा आपको ये जो एंजल वन जैसे कंपनी है, कैपिटल मार्केट के रिलेटेड है, ब्रोकिंग वगैरह की कंपनी, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको इतिहास से एक बार बताता हूँ, ज़्यादा बड़ा पैसा किधर बनता है। अगर आप देखो लास्ट बुल रन में, तो ज़्यादा बड़ा पैसा किस सेक्टर ने बनाया था? वो था रिन्यूएबल, वो था डिफेंस। रिन्यूएबल डिफेंस में आपको काफ़ी ऐसी कंपनी मिलेंगी, जाके चार्ट देखो, जैसे जेनटेक हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया, बहुत सारी कंपनी है। जेनसॉल भी एक टाइम पे 40x गई थी। बहुत सारी कंपनी है, गिन के कम से कम तो 20-30 कंपनी तो हम गिन सकते हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का ही नाम ले लो। बहुत सारी कंपनी ऐसी थी उस टाइम पे जो कि आपको बहुत बड़ा पैसा बनाई है। व्हेन आई से बड़ा पैसा, मतलब 20x 40x काइंड ऑफ रिटर्न बनाई थी रिन्यूएबल में, डिफेंस में। तो एंड इवन E2E नेटवर्क जो डेटा सेंटर की एक कंपनी है, डेटा सेंटर की रिलेटेड कंपनी नहीं, एक्चुअली डेटा सेंटर में भी एक पार्टिकुलर पार्ट आता है, क्लाउड वो वाला काम करती है। तो मैं यहाँ से बोलना क्या चाह रहा हूँ, उन सेक्टर्स के तरफ आप ध्यान दोगे ना जो कि इमर्जिंग सेक्टर है। इमर्जिंग सेक्टर का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो सनराइज सेक्टर है, सनराइज सेक्टर का मतलब क्या हुआ ये डिटेल में समझो। जो सेक्टर आज के टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं है ज़्यादा, उसका बिजनेस बहुत छोटा है आज के टाइम पे, आज के मोमेंट पे, लेकिन हो सकता है आज के 3 साल बाद, 5 साल बाद वो बिजनेस बहुत बड़ा बने, चांसेज है। जैसे आज के टाइम पे मुझे कुछ बिजनेसेस लगते हैं, जैसे बैटरी रिसाइकलिंग हो गया। व्हेन आई टॉक अबाउट बैटरी रिसाइकलिंग, मैं ये नॉर्मल बैटरी रिसाइकलिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, लीड बैटरी रिसाइकलिंग वगैरह का बात मैं कर रहा हूँ, लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग का बात। यहाँ पे समझो सीन क्या है। देखो, अपने देश में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पे। वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा डिफेंस स्ट्रांग होना है। अगर हमारा डिफेंस स्ट्रांग नहीं हो गया हुआ रहेगा तो वी विल बी इन ट्रबल। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो आज के टाइम पे दुनिया बहुत अनस्टेबल है, कब किसका किससे लड़ाई हो जाए पता नहीं। पाकिस्तान को बैकिंग है चाइना का, ठीक है। अगर हम अपने डिफेंस को स्ट्रांग नहीं करेंगे एंड खुद से नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर रह के नहीं करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है भविष्य में। वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? कल को मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ले लिया अपने डिफेंस के लिए। आज के टाइम पे तो आप देख ही रहे होंगे ड्रोन वगैरह का वारफेयर है, ड्रोन्स वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होता है। अगर मान लो हमने यूएसए से ले लिया सॉफ्टवेयर, कल को उसका मन किया कि चलो किसी ऐसी कंट्री से हमारी लड़ाई होगी जिसके सपोर्ट में यूएसए है, ठीक है, वो हमारे सॉफ्टवेयर को जैम कर दे, हम क्या करेंगे? ठीक है। अगर हमने जैसे हमास के साथ हुआ, हमास ने कोई इक्विपमेंट खरीदा, आई थिंक क्या बोलते हैं फ़ोन करने वाला, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, उसके अंदर उन्होंने बम फिट करके रखा हुआ था। तो बोलना क्या चाह रहा हूँ कि डिफेंस का चीज़ भारत को भारत के अंदर ही बनाना पड़ेगा। तो अगले बुल रन में जो प्राइवेट डिफेंस प्लेयर हैं दे कैन बी बिग विनर्स, एंड उस प्राइवेट विनर्स में भी तो आजकल के टाइम पे जमाना किसका है? जमाना ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन का है। एंड उसमें से भी आपको रडार वगैरह भी बहुत यूज़ हो रहा है, क्योंकि ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन को अच्छे से काम करने के लिए चाहिए अच्छे अच्छे रडार्स। तो आपको आज के टाइम पे क्या देखना है कि वो कंपनी ढूंढो जो कि ड्रोन में काम करती है, जो काउंटर ड्रोन बना रही है। काउंटर ड्रोन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आप बस ड्रोन बना के तो एनिमी से जीत नहीं जाओगे, आपको काउंटर ड्रोन भी चाहिए। एनिमी का ड्रोन भी तो आपको गिराना है ना, बस अपने ड्रोन से तो काम चलेगा नहीं। अटैक 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 कितना चलेगा, डिफेंड भी तो करना है ना। तो वैसी कंपनी ढूंढिए जो काउंटर ड्रोन में काम करते हैं, वैसी कंपनी ढूंढिए जो ड्रोन में काम करते हैं। क्या हमारा देश, हमारा सरकार इसको अवॉइड कर सकता है? थोड़ा दिन के लिए टाल सकता है, 2 महीने 3 महीने के लिए टाल सकता है, लेकिन दिस इज समथिंग विच कैन नेवर बी अवॉइडेड। वैसे ही दूसरा सेक्टर बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे कि ये सरकारी सेक्टर है, ठीक है, चलो एक और बताता हूँ, डिफेंस इज समथिंग रिलेटेड टू सरकार। पर क्या सरकार इसको अवॉइड कर सकती है? मेरा काउंटर सवाल है यहाँ पे। मेरे हिसाब से सरकार इसको अवॉइड नहीं कर सकती है। दिस इज अ सेक्टर जो फलेगा फूलेगा, खूब फलेगा फूलेगा, ठीक है। दूसरा सेक्टर का बात करते हैं, अगेन डेटा सेंटर। डेटा सेंटर का क्यों बात कर रहा हूँ? देखो, आज के टाइम पे डेटा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 5 साल पहले जो मेरे फ़ोन होते थे ना, उससे मैं फ़ोटो लेता था वो 1 MB का आता था। आज के टाइम पे जब मैं फ़ोन से फ़ोटो लेता हूँ ना, वो 15 MB का आता है। तो डेटा का यूजेज भी बढ़ रहा है, डेटा का क्वालिटी भी बढ़ रहा है। अच्छा क्लीनर डेटा इक्वल टू मोर साइज ऑफ डेटा, तो डेटा का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और
हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री बनने जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग सर्विस बेस्ड कंट्री से प्रोडक्ट बेस्ड कंट्री बनने वाले हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट करेंगे तो सेफ्टी पर्पस के लिए हमारी सरकार को चाहिए कि हमारा डेटा हमारे देश में रहे ताकि हम उसका यूज़ करें। तो अगर अपना डेटा अपने देश में रखना है तो अपना डेटा सेंटर्स चाहिए। तो डेटा सेंटर इकोसिस्टम में किस तरह की कंपनी होती है? कुछ होती है जो आपको जीपीयू का सर्विस देगी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का सर्विस देंगी, जैसे कि आपको A2 नेटवर्क्स हो गया। फिर आपको डेटा सेंटर में कुछ हो गया क्लाउड ऑपरेटर्स, जैसे कि अनंतराज हो गए। आई थिंक अनंतराज आपको क्लाउड ऑपरेटर भी है कोलोकेशन के अलावा। कोलोकेशन ऑपरेटर में आपको ये हो गए, टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, देन आपको अनंतराज हो गया। उसके अलावा कुछ मैनेज सर्विसेज वाली कंपनी वगैरह होंगी, और उसमें से भी एक आज के टाइम पे जो कंपनीज है, कुछ कंपनी जो कि आपको कूलिंग में डेटा सेंटर का, एंड डेटा सेंटर चूंकि अभी बहुत बड़ा बनने वाला है तो कूलिंग सेक्टर की कंपनी जैसे कुछ हो गई श्री रेफ्रिजरेशन, आज के टाइम पे सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, एंड वो एसएमई है। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंड, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको सस्ती कंपनी ढूंढना है डेटा सेंटर के रिलेटेड। केबल एंड वायर कंपनी भी थोड़ी बहुत प्रक्रिया हो सकती है, बहुत बड़ी नहीं। केबल एंड वायर कंपनी को अगर आपको देखना है तो वो ट्रांसमिशन सेक्टर को लेके ही देखो, डेटा सेंटर्स उतना बड़ा बिजनेस उसका आएगा नहीं, फिर भी आप उनको नजर में रख सकते हो। और दूसरा बात क्या है ये समझो, डेटा सेंटर का आप समझ गए, क्या डेटा सेंटर इज अवॉइडेबल फॉर आवर कंट्री? मेरे हिसाब से कतई नहीं। हमारा देश डेटा सेंटर को कभी अवॉइड नहीं कर सकता, हमारी मजबूरी है, हमें डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, ये बात समझो। वैसे ईएमएस का बात करते हैं, देखो अगेन ड्रोन बनाना है, कुछ भी बनाना है आपको, कंप्यूटर्स बनाने हैं अपने, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए अपना। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको अपना चाहिए तो आपको देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। एंड देश की जो आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी है वो इसके फल फूल सकती है। एंड दूसरा क्या है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की वजह से क्या होगा कि जो बाहर के दूसरे देश है ना, दूसरे देश को भी चाहिए होगा कि इंडिया से मतलब हम लोग ले। तो यहाँ पे चाइना प्लस वन की वजह से ईएमएस कंपनी, ईएमएस को तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनी, उनको भी फायदा हो सकता है। सेमीकंडक्टर वाली कंपनी को भी फायदा हो सकता है। और अभी तो बहुत न्यूसेंस स्टेज पे है, जीरो स्टेज पे है। अभी तो हो सकता है कि अगले बुल रन में बहुत सारी सेमीकंडक्टर ईएमएस वाली कंपनी और नई नई निकल के आए जो कि ठीक ठाक पैसा बनाए, लोगों का ट्रैक करो, कंपनी को ढूंढो। ये ज्वेलरी कंपनी से हो सकता है पैसा बने, लेकिन वो जो बड़े बड़े पैसे हैं ना, वो आपको ऐसे सेक्टर में बनेंगे, ड्रोन में बनेगा, वो आपको डिफेंस में बनेगा, वो अगेन आपको रिन्यूएबल का कुछ अलग प्रॉक्सी में बनेगा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन कंपनीज बना सकती है फ्यूचर में। उसके अलावा डिफेंस में एंटी ड्रोन वाली भी कंपनी बहुत सारी हो सकती है जहां पे बने। ईवी चार्जिंग इंफ्रा, अगेन उससे मैं आता हूं ईवी चार्जिंग पे। ईवी चार्जिंग में मैं क्यों इतना बुलिश हूं, एक बात समझो, आज के टाइम पे जो हमारा सिचुएशन है, ईरान यूएसए इजराइल का वार हो रहा है, ठीक है, तो हम सफर कर रहे हैं, हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सरकार चाहेगी कि हमारा डिपेंडेंसी हटे मिडिल ईस्ट से, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट रहें। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट आप कब रहोगे, जब जो आप क्रूड इंपोर्ट करते हो उस पर डिपेंडेंसी घटाओगे। उस पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए आपको दो चीज़ करना है, उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट डेवलप करना है और इलेक्ट्रिक सामान सब यूज़ करना है। तो पहला तो हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो 2 व्हीलर में कंपनी है, 3 व्हीलर में, वो बेनिफिट कर सकती है यहाँ पे। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है आपको चार्जिंग इंफ्रा वाला। इलेक्ट्रिक व्हीकल तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक बैटरी का क्वालिटी ना बढ़े, एंड दूसरा जब तक आपको चार्जिंग इंफ्रा इंप्रूव ना हो। देखो एग्जांपल समझ लो, कल को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना लेके निकल गए, आपको जाना है 1000 किलोमीटर दूर, और आप किसी चार्जिंग स्टेशन पे गए हुए, आपको 2 घंटा बैठा दे वहाँ पे चार्ज करने के लिए, आप खरीदोगे क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल? नहीं ना। तो वो कंपनी को ढूंढो जो कि फास्ट चार्जिंग में काम करती है, जैसे एक्सिकॉम हो गई, जैसे सर्वोटेक होगी। मैं बहुत जल्द दोनों का कंपेरिजन लाने वाला हूँ। तो सब देखो कौन कौन सी कंपनी आज के टाइम पे फास्ट चार्जर्स बनाती है, उसके रिलेटेड काम करती है। उसके अलावा एक चीज़ समझो, बैटरी भी तो अच्छी चाहिए। बैटरी अच्छी मतलब क्या, लॉन्ग रेंज, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सके। एंड लॉन्ग रेंज के लिए आपको लिथियम बैटरी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज तो तभी होगा ना जब आप कम जगह पे ज़्यादा पावर स्टोर कर सकोगे, वो तो लिथियम बैटरी ही कर सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या है, लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढना है। और उससे भी बड़ा क्या है, लिथियम एक रेयर अर्थ मटेरियल है और हम चाइना से मंगवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम एक रेयर चीज़ है। तो अगर हम चाइना से मंगा रहे हैं तो भारतीय सरकार क्या चाहेगी, जितना लिथियम बैटरी है सबका लिथियम रिसाइकल करो, ताकि हमें चाइना से कम बैटरी मंगाना पड़े। तो अगेन यहाँ पे लिथियम आयन रिसाइकलर वाले बेनिफिट करेंगे। समझो ये चेन कैसे हो रहा है। आप अगर देश कहाँ जा रही है ना, वो समझोगे ना, तो समझ जाओगे कहाँ से अगला मल्टीवैगर बन के आने वाला है। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। उसके अलावा एक और समझो, बैटरी रिसाइकलिंग तो मैंने बता दिया लिथियम आयन को लेके कि बैटरी रिसाइकल में बहुत सारे बन सकते हैं। उसके अलावा बेस समझो, आज के टाइम के क्या प्रॉब्लम हो रहा है, रिन्यूएबल को
100% उतने जितना उसका कैपेसिटी उतना हिसाब से यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ग्रिड उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है? ग्रिड मॉडर्न नहीं है हमारा। तो ग्रिड मॉडर्न होगा, ग्रिड मॉडर्न होने के लिए बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर चाहिए, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वगैरह चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है। एंड जो ग्रिड मॉडर्न होगा तो उसमें नए नए ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह लगेंगे, तो जो इसमें काम करती है उनको फायदा हो सकता है। उसके अलावा जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेस। बेस क्या होगा? जो एक्स्ट्रा ग्रिड मॉडर्न होगा उसके बाद बेस लगेगा, बेस में क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। तो अगेन जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है उसको फायदा होगा। एंड चूंकि बैटरी बनाएगी कंपनी तो वहां पे कुछ फेल्योर रेट होता है, तो अगेन रिसाइकलर को फायदा होगा। तो रिसाइकलर कुछ ऐसे चीज है जो कि मुझे हर तरह से फायदा होता हुआ दिख रहा है, बैटरी रिसाइकलर्स वगैरह को। तो ये होगा ग्रीन, आपको ग्रिड वगैरह। तो अब तो हमने ईवी देखा। ईवी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ईवी तो मैंने आपको बता दिया। ईवी के अलावा क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? वो है आपको ग्रीन हाइड्रोजन। देखो ईवी से क्या किया हमने, गाड़ी चला लिया, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे कि आपको ग्रीन फ्यूल के अलावा बिना काम नहीं चलेगा। कुछ तो आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा क्रूड का, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हम लोग लिक्विफाई एलपीजी मंगाते हैं, ठीक है, बाहर से मतलब ओमान वगैरह से हम लोग कुकिंग गैस वगैरह मंगाते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? ई मीथेन। तो ई मीथेन बनाने वाली कंपनी को ढूंढो जो फ्यूचर में ई मीथेन बना सकती है एंड आपको सस्ते में बना सकती है। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया बनाने वाली कंपनी को ढूंढो। फ्यूचर में हो सकता है फ्लाइट्स वगैरह आपको इनसे चले, ई मिथेनॉल वगैरह से, तो वो बनाने वाली कंपनी को ढूंढो। देखो वो प्लान किसका है ये बनाने की तरफ, उनको ढूंढो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नदी देखो और लंदन का नदी देखो, कितना फर्क है। तो आपको नहीं लगता है कल को भारत का नदी भी लंदन का नदी जैसा हो सकता है? और अगर भारत के नदी को लंदन के नदी जैसा होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि जो उनका गंदगी करने का सोर्स है वो उस पर काबू लाया जाए। उस पर कैसे काबू लाया जा सकेगा? जब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी पे काम होगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? जो आपको ये फार्मा कंपनी सब हो गई, केमिकल कंपनी सब गंदा कचरा फैलाती है, पानी बहा देती है नदी में, वो सब कम होगा। और वो सब काम होगा तो वाटर रिसाइकलिंग कंपनी आएगी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाली कंपनी आएगी, जीरो मटेरियल डिस्चार्ज वाली कंपनी आएगी। तो उस सेक्टर को भी देखो। ये सारे सेक्टर्स मिलके आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देंगे। और मैं जिन भी सेक्टर का बात कर रहा हूं इसमें से एक भी ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार बैकफुट पे थोड़े टाइम के लिए धकेल सकती है। थोड़ा बहुत अगर ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो वाटर इंफ्रा वाले को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं, लेकिन इनको बाकी पे इनको फोकस देना ही पड़ेगा। उसके अलावा समझो आप रेलवे भी एक समझ लो। रेलवे मॉडर्नाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा देश डेवलप इकोनॉमी बनने वाला है, बनने के तरफ तो है एटलीस्ट, ठीक है। वो तभी हो सकेगा जब हम फास्टली इधर से उधर जा सकेंगे और हमारा ट्रेन का लेंथ वगैरह बढ़ेगा। बड़े बड़े एनाकोंडा ट्रेन आज के टाइम पे हमारे देश में बनने वाले हैं। तो वहां पे देखो कि कौन कौन सी कंपनी काम करती है। अगेन दिस इज समथिंग जिसको थोड़ा बहुत पुश किया जा सकता है, लेकिन डिफेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, जो आपको ड्रोन हो गया, रिन्यूएबल्स हो गया, इन सब में तो सरकार चांस ही नहीं ले सकती है। डेटा सेंटर, ईएमएस, इन सब में तो सरकार चांस ही नहीं ले सकती है मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत ये बैकफुट पे थोड़े टाइम के लिए रिसाइकलर को दे, रिसाइकलर नहीं, ये क्या बोलते हैं, वाटर रिसाइकलर को दे सकते हैं, बैटरी रिसाइकलर को नहीं। बैटरी रिसाइकल चाइना से, बैटरी चाइना से आता है तो उसको नहीं, वाटर साफ करने वाली कंपनी को दे सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए बैकफुट पे। रेलवे को थोड़ा टाइम के लिए दे सकते हैं, बाकी किसी को सरकार बैकफुट पे नहीं धकेल सकती है कभी भी। तो यही है हमारे देश की सच्चाई। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, फार्मा के पीछे पागल है, माइक्रो फाइनेंस के पीछे पागल है, स्मॉल फाइनेंस के पीछे पागल है। इतिहास उठा के देखो, चार्ट उठा के देखो, आपको पता चलेगा बड़ा पैसा किधर बना है। बड़ा पैसा उसमें बना है, उन सेक्टर में बना है हर बार जिसकी जरूरत देश को था सबसे ज्यादा। जैसे आज के टाइम पे ड्रोन को है, ड्रोन की जरूरत है हमें। जैसे आज के टाइम पे डेटा सेंटर की जरूरत है, जैसे आज के टाइम पे बेस का जरूरत है, ग्रीन अमोनिया का जरूरत है, ग्रीन हाइड्रोजन का जरूरत है। तो वहां ज्यादा पैसा बनता है। पर इतिहास जाके पढ़ो, चार्ट देखो, कभी सब पता चल जाएगा। एंड इन सब सेक्टर से निकलो जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, जिनमें उतना बड़ा अल्फा जनरेट नहीं हो सकता। मैं नहीं बोलूंगा कि अल्फा जनरेट नहीं हो सकता है, उतना बड़ा अल्फा जनरेट नहीं हो सकता। उसी के रिलेटेड मैंने आज भी एक वीडियो डाला है, जाके देख लेना। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना और साथ शेयर करो, सबको जागरूक करो इसको लेके। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर इन्वेस्टर आएंगे जो कि फिर से डालेंगे एचडीएफसी बैंक में पैसा, फिर से डालेंगे आपको टीसीएस में पैसा, इन्फोसिस में पैसा, एससीएल टेक में पैसा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पैसा नहीं बनेगा, लेकिन चांसेस ऑफ यू मेकिंग मनी इंक्रीजेज जबकि आप ऐसे सेक्टर्स में जाओगे, क्योंकि सेक्टोरल टेलमेंट होगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा,
होगा और बस आपको ऐसी कंपनी को ढूंढना है जिसके मैनेजमेंट अच्छे हो, जिनका कैपेक्स वगैरह का प्लान अच्छा हो एंड एग्जीक्यूशन अच्छा हो। दैट्स ऑल, बाय।